अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 2017 का और ये ग्रुप टू का होगा। ये आपके सामने जो लास्ट टाइम ये भी नज़र भी आ रहा होगा, ये ग्रुप वन का था। लास्ट वीडियो पे ये किया था। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है ग्रुप टू का 2017 का। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि सॉल्व सारे एमसीक्यूज़ करूँगा, लेकिन जो जो एमसीक्यूज़ रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं होगा वो मैं पहले ही आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। नंबर वन क्या कहता है? नंबर वन है कि 0.0023 शुड बी रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन। पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये रिड्यूस सिलेबस में है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। सेकंड, हाल तो करना है, तो क्या कहता है? कहता है लिखा हुआ है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो साइंटिफिक लिखा हुआ है 0.0023। साइंटिफिक नोटेशन का रूल है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? 2 है। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 2.3 हो जाएगा। और कितने वर्ड्स हैं, सॉरी कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 3। तो कौन से ऑप्शन में हमारे पास ये 10 पावर माइनस 3 है? ये डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन याद रहे कि ये रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या कहता है? सेकंड है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क चैप्टर नंबर 2 से ये एमसीक्यूज है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अगर मैं लिखूं तो टॉर्क क्या होता है? टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बेटा अगर आपको नहीं याद तो आप ये इस रिलेशन से इसे फाइंड आउट कर सकते हो। टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और आपको पता है कि ये आर क्रॉस एफ जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की जब भी हम डायरेक्शन कैलकुलेट करते थे तो वो राइट हैंड रूल के साथ होती थी। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि अगर टॉर्क की एग्जांपल दूंगा तो वो ज़रा लेंथी हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल अगर क्रॉस प्रोडक्ट की लूँ तो देखें, ए ये एक वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी इस तरफ है, ये ए है ये बी है, ये यहाँ से एंगल बना रहे हैं। तो हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर मैं ये मेरा राइट हैंड है, अगर मैं यहाँ से राइट हैंड लेता हूँ तो ये देखें ये यूं होगा, ये यूं, और थंब इंडिकेट करेगा अपवर्ड, यूं। ये थंब इंडिकेट करेगा कि जी ये डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की। इसी तरह आर क्रॉस एफ होगा, ठीक है, और टॉ की जो डायरेक्शन है वो हमें राइट हैंड रूल देगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये मैंने आपके सामने ये एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल किधर है? लेफ्ट हैंड रूल ये आ गया राइट हैंड रूल। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड है चैप्टर नंबर 2 में। नंबर 3, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, इट विल अटेन द हाइट ऑफ। कि हमारे पास एक बॉडी है जो अपवर्ड जा रही है, उसकी वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और हमने हाइट फाइंड करनी है h। अब ये चैप्टर नंबर 3 से है बेटा। बात इस तरह की है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये हाइट लिखा हुआ है ना, अटेन्ड हाइट, तो ये वो प्रोजेक्टाइल मोशन से ज़्यादातर जो स्टूडेंट समझते हैं, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का फार्मूला यूज़ करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का हाइट का फार्मूला लिखूँ तो क्या होगा? vi² साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। तो अब इसमें देखें हमारे पास g 9.8, vi गिवन है, लेकिन थीटा तो नहीं है ना गिवन, तो इस वजह से याद रहे कि ये बेटा यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लगेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है इस वजह से ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिड्यूस सिलेबस में बल्कि इंक्लूड है। ये रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड है। मैं अब इसको हल करके आपको बताता हूँ कि किस तरह हल करते हैं। देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? vf² माइनस vi² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है? देखें लिखा हुआ है इनिशियल स्पीड उसकी 9.8 है। हम किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हैं, ये एक बॉल है मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे थ्रो करूँगा। जब थ्रो कर रहा हूँ तो मेरे पास vi गिवन है, मुझे वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ऊपर यहाँ पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, तो यहाँ पे vf फाइनल 0 हो जाएगी ना, रेस्ट में आएगा। अगर रेस्ट में नहीं आएगा तो नीचे किस तरह आएगा? तो vf हमें गिवन हो गया, ठीक है, vi भी गिवन हो गया।
पीछे रह गया एस। एस क्या है? हाइट। एस को हम ले लेते हैं एच, हमने फाइंड करना है ए। अब देखें हमने जी की वैल्यू ए जो है हमारा वो यहाँ पे इक्वल होगा माइनस जी के। वो इस वजह से होगा क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो डाउनवर्ड होती है। ग्रेविटी किधर को होती है? डाउनवर्ड। लेकिन बॉडी अपवर्ड जा रही है तो इस वजह से जी तो लिखेंगे ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन माइनस का साइन क्यों? क्योंकि बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। तो अब हमारे पास ए है, एस है, सब कुछ है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं ज़रा ये साइड पे कर रहा हूँ, होपफुली आपको समझ आ रही होगी। तो क्या लिखूंगा मैं? वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर इक्वल टू 2AS। ये मेरा क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि ये देखें ये 0 है। वी आई गिवन है 9.8 का स्क्वायर, ये माइनस 2GH। अब जी की वैल्यू भी हमें गिवन है। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8, साथ ये एच आएगा, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एच आ जाएगा माइनस 9.8 स्क्वायर टू 9.8। देखें ये इसके साथ कैंसिल, तो एच क्या आ गया? माइनस 9.8 डिवाइडेड बाई 2। 2 1s आर, सॉरी ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस हो जाएगा। 2 1s आर, 2 4s आर 0.29, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 4.9 मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 4.9 मीटर। अब देखते हैं एमसीक्यूज में किधर है। तो ये सेकंड है 4.9, और ये मैं फिर बता रहा हूँ ये रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड है। थर्ड। फोर्थ है जी, प्रोजेक्टाइल मोशन इज बाय डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होता है। फिफ्थ, विच वन इज कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है? बेटा याद रखिएगा कि फोर्सेस दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है कंजर्वेटिव, एक होती है नॉन कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स, इस फोर्स की खास बात ये होती है कि इसमें जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, कि जिस मर्जी रास्ते से जाएं आपका वर्क डन सेम होगा, वो होती है कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होती हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये वो फोर्स होती हैं जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। क्या होता है? जो हमारा वर्क डन है W, वो पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्सेस हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट जो ऑप्शन है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है कि जू ये चेंज होती रहती है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स और ए रेजिस्टेंस, ये दोनों फ्रिक्शन फोर्सेस से ही होती हैं, और ये तीनों की तीनों जो है नॉन कंजर्वेटिव है। ये तीनों क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है। 6, नंबर ऑफ रेडियन इन 1 डिग्री। बेटा ये प्रूफ भी आता है आपको 2 मार्क्स का, कि नंबर ऑफ रेडियन इन 1 डिग्री ये होता है 57.3। ये इससे पहले आ चुका है कि 2 रेडियन किसके इक्वल होता है। ये 2000 मेरे ख्याल से 19 में आया था, और अब 2017 में आ गया कि 1 डिग्री क्या होता है। 7th पे बात करेंगे। 7th क्या कहते हैं? 7th है कि अ बॉल tied to the end of a string swings in vertical circle, the tension in the string is given by, कि एक बॉल है वो एक जगह बंधा हुआ है और सर्कल में मूव कर रहा है, तो बताएं कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कब जीरो होगी? तो बेटा वो उस वक्त जीरो होगी जब ग्रेविटी जो है वो इक्वल होगी v²/r के, जब g की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी v²/r। वो इस वजह से क्योंकि देखें g है, जब कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ होती है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से होती है? टेंशन की वजह से होती है। ठीक है, तो ये किस टाइम जीरो की होगी? जब जो वेट होगा वो इसके बराबर हो जाएगा।
ठीक है, तो जी जब v²/r होगा, v²/r जो एक्सेलरेशन होती है वो जी के इक्वल होगी, तो उस टाइम टेंशन जो है वो स्ट्रिंग के अंदर 0 हो जाएगी। नेक्स्ट 8 पे चलते हैं। 8 चैप्टर नंबर 5 से ये भी है कि व्हेन द डिस्क स्टार्ट्स मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h, इट्स वेलोसिटी एट द बॉटम। बेटा इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, मैं पता आपको कि चैप्टर नंबर 5 में से ये हुप वाला भी आ चुका है कि हुप की वेलोसिटी क्या होती है, और रॉड का भी आ चुका है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड क्या है। तो इस वजह से ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। तो 18 में क्या कह रहे हैं, 8 में कि एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास इस तरह का, ये जिसकी हाइट h है, यहाँ पे हमारे पास डिस्क पड़ी हुई है और ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पे v की वैल्यू बताएं। तो बेटा वो होती है 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ GH। 9th, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। 10th क्लास में भी आपने फार्मूला पढ़ा था, T इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ L/g। दो चीज़ों पे, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास ऑफ बॉब या बोथ एक्सेलरेशन। तो बोथ वाला टिक करेंगे कि लेंथ पे भी और एक्सेलरेशन पे भी। 10th, द एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा इज वैलिड फॉर v इज इक्वल टू एफ लेमडा। बेटा ये वेव मोशन की होती है, इस वेव मोशन इसका राइट आंसर है। 11th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बेटा इनमें से कौन सी लॉन्गिट्यूडनल? लाइट और एक्सरेज जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग्स जो होती हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स जो होती हैं ना ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है, द वेलोसिटी 12, द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन वैक्यूम इज। वैक्यूम में साउंड, कभी इस तरह हुआ है कि वैक्यूम में आप अगर कहीं हम स्पेस में जाएं तो वहां पे हम जब किसी को बोलें कुछ कहेंगे तो आवाज ही नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वहां पे एयर है ही नहीं। एयर होगी तो हमारी आवाज जो है वो प्रोपगेट होगी। याद रखिएगा, हमारी आवाज को, अब जिस तरह दो बंदे बात कर रहे हैं तो उनको आवाज इस वजह से सुनाई देती है क्योंकि उनके दरमियान एक मीडियम है एयर का। एयर में हमारी आवाज प्रोपोगेट होती है और एक दूसरे को सुनाई देती है। तो वैक्यूम में कोई एयर नहीं है तो इस वजह से 0 होगी। 13, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड फ्लूइड स्पीड v एट एनी पॉइंट इज। याद रखिएगा बेटा कि a और v चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा था a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यहां से आप कह सकते हैं a v इक्वल टू कांस्टेंट है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, और ये फ्लो रेट को बताती है कि कितना बहाव हुआ है कितने टाइम में। तो क्या होता है? कॉल्ड फ्लो रेट। आपकी बुक में जहां पे ये लिखी हुई है ना एक्सप्रेशन ए वी इक्वल टू कांस्टेंट, वहां पे साथ लिखा हुआ है अगली लाइन में नीचे कि ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट इज कॉल्ड फ्लो रेट। 4th, फ्रिंज स्पेसिंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिक्रीजेस विथ। ये एमसीक्यू सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है कि फ्रिंज स्पेसिस जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होती हैं वो किस कब डिक्रीज होती हैं। तो पहले तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला है इसका डेल वाई, यहाँ पे लिखता हूँ, डेल वाई इज इक्वल टू लेमडा एल डी। पहला लिख रहा है इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, जब लेमडा बढ़ेगा तो डेल वाई बढ़ेगा, ये नहीं हो सकता। डिक्रीज ऑफ स्लिट स्पेसिंग, ये कम होगा, देखें जब ये कम होगा तो ये फिर बढ़ेगा। आगे लिखा हुआ है डी वाला कि इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन एल, कि एल बढ़ेगा तो हमें पता है जब एल बढ़ेगा तो डेल एल भी बढ़ेगा। हमें चाहिए फ्रिंज स्पेसिंग डिक्रीज कब होंगी? लिखा हुआ है जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी। देखें ना, वेवलेंथ जब डिक्रीज होगी तो डेल वाई भी डिक्रीज होगा। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 15, इन माइकलसन एक्सपेरिमेंट द इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इज c इज इक्वल टू 16 fd। f फ्रीक्वेंसी है, d डिस्टेंस है, ये बेटा आपको याद करनी पड़ेगी। 16 चैप्टर नंबर 11 में से है द रिलेशन बिटवीन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k, मोलर गैस कांस्टेंट r एंड एवोगाड्रोस नंबर Na इज, कि इनके दरमियान कौन सी रिलेशन होती है। तो याद रखिएगा ये रिलेशन b वाली है, k इज इक्वल टू b ओवर Na। 17 है इफ एन
गैस इज आइसोथर्मली एक्सपेंड, इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी, याद रखिएगा बेटा, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर ही कांस्टेंट रहता है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? वो भी तो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज, डिक्रीज, सेम एंड नन ऑफ दिस। आप कांस्टेंट भी कह सकते हो, सेम भी कह सकते हैं कि पहले भी उतनी थी अब भी उतनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे 2016 पे आएंगे। ये वीडियो यहाँ तक ही है। अस्सलाम वालेकुम।